सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी का डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। 3 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। आज हम फिर से बजट के कुछ प्रावधानों पे चर्चा करेंगे, जानेंगे बजट की योजनाओं के बारे में कि कौन कौन सी योजना भारत सरकार ने बजट में इस बार शुरू की है। हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि ईआर गुइर को किसका कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया गया है ईआर गुइर को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बात अगर साथियों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो 1978 में सबसे पहले इसकी परिकल्पना की गई थी कि कोई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाना चाहिए। 1984 में इसे गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और एक अलग निकाय बनाने का निर्णय किया गया। और हम सभी जानते हैं साथियों कि 1992 में 1972 में अल्पसंख्यक आयोग नामक संस्था का गठन किया गया भारतीय संसद के द्वारा। और प्रथम अल्पसंख्यक हमारे आयोग बनाए गए थे मोहम्मद सरदार अली खां बनाए गए थे, जो 1993 से लेके 1996 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। जब अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था साथियों तो इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी थे। बाद में 2014 में इसमें संशोधन किया गया और जैन को भी अल्पसंख्यक आयोग में एज अ अल्पसंख्यक शामिल किया गया। अल्पसंख्यक आयोग जो है साथियों वो बहु सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 1 प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें 5 अन्य सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है साथियों वो 3 वर्ष का होता है। भारत का जो आर्टिकल 46 है डीपीएसपी भाग 4 में वो राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि आप देश में अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या करें, कानून बनाएं। और आप सभी को पता है कि आर्टिकल 350 बी में ये प्रावधान किया गया है कि एक अल्पसंख्यक भाषाई अधिकारी का व्यवस्था किया जाए और इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था साथियों, क्योंकि इसके लिए इसमें कई प्रावधान किए गए। हम सभी को पता था पहले एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हुआ करता था, लेकिन इसी संविधान के तहत ये प्रावधान किया गया कि एक राज्य के लिए या कई राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, कई राज्यों के लिए एक कॉमन राज्यपाल हो सकते हैं। पहले भी ऐसा प्रावधान था संविधान में कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। ये सारी स्थितियां थी, उसे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया। यानी एक राज्य के लिए अब एक राज्यपाल, एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया। और इसी संशोधन के द्वारा 350 भी जोड़ा गया था जो भारत में अल्पसंख्यक अधिकारी के प्रावधान की बात करता है। प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा। जी हाँ, इकबाल सिंह लालपुरा जी इस समय जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है साथियों कि किस देश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या अमेरिका? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट यानी ऋषि सुनक साहब की गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानते होंगे साथियों, नहीं जानते हैं तो थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं 1972 में जब डॉक्टर मनमोहन साहब को वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार घोषित किया गया था। यानी जो हमारा फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है उसके मुख्य आर्थिक सलाहकार घोषित किए गए थे मनमोहन सिंह जी। उसके बाद 1985 से लेके 1987 तक
ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में। और इसके बाद साथियों 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, तो उसमें इन्होंने एज आ वित्त मंत्री भी काम किया। और 1992 से लेके और 1995 तक ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। और आप सभी को पता है कि 2004 से लेके 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और देश के 13वें प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1987 में ही पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं जिन्हें ब्रिटेन के गवर्नमेंट के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है साथियों कि राज्य गीत रखने वाला महाराष्ट्र भारत का कौन सा राज्य बन गया है? 5वां, 8वां, 10वां, 12वां? सही आंसर है 12वां। जय जय महाराष्ट्र जो गाना है माझा, उस गीत को अब इन्होंने अपना राज्य गीत घोषित किया महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पे, जबकि गुजरात गुजराती भाषा के आधार पे बना था, मुंबई राज्य को विभाजित करके। यानी बम्बई राज्य पहले हुआ करता था, जब बम्बई राज्य 1960 में ख़त्म किया गया तो 2 नए राज्य बने, एक महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पे, गुजरात गुजराती भाषा के आधार पे। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री इस समय हैं एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो साथियों मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। और महाराष्ट्र में कई सारे आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाएंगे, विश्व विरासत स्थल मिल जाएंगे। तो जैसे मैं बात करूं, अगर अजंता की जो गुफा है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा एलोरा की जो गुफा है ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और गोथियन विक्टोरियन जो है वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। यूनेस्को जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है आपको पेरिस में मिलेगा। पेरिस स्थित है सीन नदी के किनारे। और इसी पेरिस में स्थित है एफिल टावर, जिसको गुस्तेव एफिल के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में आरोहणी पहल की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या चंडीगढ़? इसका सही आंसर ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने आरोहणी पहल शुरुआत की है, जो बालिकाओं को प्रशिक्षण देंगी उसके आत्मरक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे, 24 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, इसलिए 24 जनवरी को अपने स्थापना दिवस मनाता है ये। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ की स्थापना 1775 में आसफ दौला ने की थी, लखनऊ के नवाब ने। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल साहब हैं। आनंदीबेन पटेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, गुजरात की पूर्व सीएम रह चुकी थी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा जिसे हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जबकि 4 टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। पहले 3 टाइगर रिजर्व थे, अब 4 हो गए हैं। जैसे दुधवा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा साथियों पीलीभीत एक टाइगर रिजर्व है। और बांधवगढ़ का नाम से करके मानव करके एक टाइगर रिजर्व है। और एक चौथा जो टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है वो रानी पुरवा का टाइगर रिजर्व है। और ये देश का सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। अब भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई 53, पहले 52 हुआ करती थी। जब रानी पुरवा बना तो उनकी संख्या हो गई 53। टाइगर के बारे में आप लोग जान लीजिए, बाघ टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किया था 1973 में। वन्यजीव जो संशोधन हुआ था, जो अधिनियम लाया गया था 1972 में, उसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है ICUN के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और 1964 से एक रेड लिस्ट की स्थापना की, जो 1969 से जारी करना स्टार्ट किया। और इसी में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है बाघ। और बाघों के लिए 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में भारत मनाता है, आप सभी को जानते होंगे। और सर्वाधिक जो बाघ हैं साथियों वो मध्य प्रदेश में ही हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है? ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका? आप सभी जानते हैं अभी तक हम सेमीकंडक्टर के मामले में यानी चिप के मामले में हम ताइवान और दक्षिण कोरिया पर निर्भर थे।
और भारत अपनी इस निर्भरता को खत्म करने के लिए अब भारत में सब आप पता होगा कि गुजरात में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने का निर्णय किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें कुछ विदेशी और भारत की कंपनियां भी शामिल हैं। और अब अमेरिका के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। अमेरिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, और यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते, राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 साल ही होता है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में चंपक बंगले का इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया, या चंपक बंगले को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन सम्मान से नवाजा गया, वह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या चंडीगढ़? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पंचगढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे जो एक अपने आप में बायोस्फीयर रिजर्व भी है पंचमढ़ी, तो यहाँ पर स्थित है चंपक बंगला, जिसे इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन सम्मान से नवाजा गया है। पंचमढ़ी जैसे हमने कहा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है साथियों। एक तो है पंचमढ़ी, जने माने मैंने बात की भी, इसके अलावा एक है अचान कमार, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में राज्य में है, और एक है पन्ना। सबसे पन्ना लेटेस्ट है, जिसको 2011 में घोषित किया गया था। सबसे पहले नीलगिरी को 1983 में घोषित किया गया था। टोटल भारत में है 18। अगला सवाल है कि बजट 2023-24 में, जिसको श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया, पीएम प्रणाम योजना इसमें दी गई है, किससे संबंधित है? बैंकिंग से, पर्यटन से, उर्वरक से, आवास से? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए नीम कोटी यूरिया की आपने बात सुनी होगी, भारत सरकार ने इसके लिए पहल चलाया था, और अब उर्वरक को और बेहतर मुहैया करवाने के लिए अब प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है इस बजट 2023-24 में। ये जो वर्तमान की एनडीए सरकार है, इसका अंतिम पूर्ण बजट है। इसके बाद 2024 में जो सरकार आएगी वो अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। और इस बार बजट की खासियत ये साथियों की एक महिला वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया, जबकि उस पर हस्ताक्षर जो किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, तो एक महिला राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर किया गया, यानी एक महिला वित्त मंत्री, एक महिला राष्ट्रपति। इससे बेहतर नारी सशक्तिकरण के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता इस देश में। अगला सवाल है साथियों कि पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या चंडीगढ़? इसका सही आंसर है ऑप्शन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हुई है। G20 के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 के बाद जब मंदी आई थी, आपको पता है, उसके बाद इसकी बैठक स्टार्ट हुई, और अब इसमें दुनिया के 20 देश जो हैं समृद्ध आर्थिक वाले इकोनॉमी शामिल हैं, और लगभग ये 85% की जीडीपी कवर करता है पूरी दुनिया की, 75% का व्यापार कवर करता है। और जिसको G20 के देश नहीं याद होते हैं उनको महाद्वीपों में बांट लेना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात करूँ, अगर उत्तरी अमेरिका की, तो इसमें से 3 राज्य आते हैं, एक तो कनाडा, एक अमेरिका, एक मैक्सिको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ साउथ अमेरिका महाद्वीप की, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप से 2 देश आते हैं, एक अर्जेंटीना, एक ब्राज़ील। और अब बात करूं मैं अगर यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप में एक तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, ये 4 देश आते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एक संगठन है, आप सभी को पता है, ये भी इसमें शामिल है। अब मैं बात करूं अगर एशिया की, तो एशिया से रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, टर्की, सऊदी अरबिया और आई थिंक इंडोनेशिया, ये वो देश हैं जो G20 में शामिल हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है, आप सभी को पता है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और 2023 में भारत वासेनार ग्रुप जो है इसकी भी अध्यक्षता कर रहा है। इसके अलावा SCO की समिट जो होती है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी अध्यक्षता भारत करेगा। और 2023 में भारत ने, अभी आपको पता है कि हॉकी विश्व कप की मेज़बानी की 2023 में कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा से शुरू हुआ और कलिंगा में ही समापन हुआ, जहां बेल्जियम और जर्मनी के बीच में आखिरी मुकाबला खेला गया। और इसके अलावा साथियों जो 50-50 का विश्व कप मैच है, वर्ल्ड कप मैच, आप सभी लोग जानते होंगे, इसकी भी मेज़बानी करेगा भारत
2023 में। अगला सवाल है साथियों कि वर्ष 2023 के बजट के अनुसार वित्तीय सूचना प्रणाली रजिस्ट्री गठन करने का परामर्श किसके द्वारा लिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 2023 के बजट में जो वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का गठन किया जाएगा किसके परामर्श के आधार पर किया जाएगा। वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या आईएमएफ से हमारा देश कोई परामर्श नहीं लेगा, क्योंकि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय से इतना भी नहीं बंधे हुए हैं कि अपने आर्थिक मामलों के लिए हम उससे परामर्श लेने जाएंगे। तो आरबीआई से हम परामर्श लेंगे वित्तीय सूचना रजिस्ट्री के गठन के लिए। आरबीआई के बारे में आप लोग जानते होंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके लिए बाकायदा आरबीआई एक्ट लाया गया था 1934 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो साथियों मुंबई में है, आप सभी को पता है। शक्तिकांत दास आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अगला सवाल है और आखिरी सवाल साथियों कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी। साथियों 28 फरवरी को हमने लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई, जो पंजाब से आते थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना की, और 17 नवंबर को आप सभी को पता है 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाठियों से पीटा गया, जिनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और 23 जनवरी को हमने मनाया पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को, जिनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। 1 फरवरी को हमने मनाया तटरक्षक दिवस। तटरक्षक दिवस साथियों इस बार हमने 47वां तटरक्षक दिवस मनाया है। और इसके अलावा 1 फरवरी को ही 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ के बारे में आप लोग जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा रक्षा क्षेत्र संगठन है, उसकी स्थापना हुई थी, जिसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं वो बी.आर. कामत साहब हैं। तो बी.आर. कामत जिस समय अध्यक्ष हैं डीआरडीओ की स्थापना 1 फरवरी 1958 को हुई थी। तो डीआरडीओ स्थापना दिवस भी हमने मनाया और तटरक्षक दिवस भी हमने मनाया। अब बात कर लेते हैं हम आर्द्र भूमि दिवस की। तो आर्द्र भूमि दिवस साथियों मनाई जाती है 2 फरवरी को। क्यों मनाई जाती है 2 फरवरी को? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी को ही 1971 में ईरान शहर में कैस्पियन सागर के तट पे स्थित एक शहर था रामसर। उस रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ताकि आर्द्र भूमि को बचाया जा सके, और वहीं से निकल के आया आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि सबसे पहले बैठक हुई थी 2 फरवरी 1971 को। हालांकि भारत ने 1 फरवरी 1981 लगभग 10 वर्षों के बाद इसमें शामिल हुआ। और पहली बार आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, तो अगर ये सवाल पूछा जाए तो 1997 में मनाया गया था। और टोटल आर्द्र भूमि तो भारत में बहुत हैं, लेकिन वो आर्द्र भूमि जिनके संरक्षण की रिक्वायर है, ज़रूरत है, तो उनको रामसर साइट में दर्ज किया जाता है। रामसर साइट नामक एक साइट बनाई गई है, उन्हें दर्ज किया जाता है, और इस साइट में भारत के 75 आर्द्र भूमियाँ लिस्टेड हैं। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 सवाल। किसी वजह से मैं ब्रीफली कवर करने में असमर्थ हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं और डिटेल से कवर करूँ। हालांकि मैं कोशिश करूँगा आगे और डिटेल से कवर करने के लिए। चलते चलते बता दूँ साथियों कि विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और टाइगर दिवस जो मनाया जाता है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और हाथी जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट, वो 1992 में स्टार्ट किया था, और टाइगर प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था 1973 में। ये हम इसलिए बता रहे हैं, ये दोनों इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है आईसीयू के। हमने बताया था आईसीयू के बारे में 1948 में स्थापना हुई थी। 1964 में रेड लिस्ट नामक एक तरीके से डाटा की स्थापना की, जारी करने का काम इसके बाद 1969 से किया गया। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। साथियों सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं, असमर्थ हैं, तो प्लीज़ हमारा समर्थन करें। सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। एक बेहतर करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आने वाले समय में।
एक बेहतर तरीके से हर एक पहलू को कवर करेंगे, बस समय का अभाव है। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।